दोस्तों आज से एमपी पटवारी परीक्षा का महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। और आज दोनों ही शिफ्ट में जो पेपर हुए उसमें जो इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे गए उसी के बेसिस पर आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। क्योंकि जिन भी स्टूडेंट्स के आज पेपर्स हुए थे उन सभी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि मिक्स क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यानी कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस में पैसिव वॉइस से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन आर्टिकल से भी पूछे गए हैं और इसके अलावा नरेशन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यानी कि मिक्स क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसीलिए आज जो प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ इसमें मैंने सभी टॉपिक्स को कवर किया है और वन बाय वन हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। राहुल्स फ्रेंड्स रेयरली ईट इन द रेस्टोरेंट्स। अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन टेक का है। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर बताना है। ए में डोंट दे, डज ही, डज दे या डू दे। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। राहुल्स फ्रेंड्स यानी कि राहुल के दोस्त, और यहाँ पर आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा रेयरली। और रेयरली ये जो वर्ड है इसको कहा जाता है सेमी निगेटिव, यानी कि ये निगेटिव मीनिंग रखता है। रेयरली, स्केर्सली, हार्डली, बेयरली, ये जो वर्ड्स होते हैं ये अपने आप में निगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसीलिए इनको सेमी निगेटिव वर्ड कहा जाता है। ठीक है, तो अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। राहुल्स फ्रेंड्स रेयरली ईट इन द रेस्टोरेंट्स। ठीक है, अब देखिए, जब ये निगेटिव मीनिंग रखता है तो डोंट दे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। एक चीज़ इसको कट कर देते हैं। अच्छा, डज हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स जो है प्लूरल है तो डज ही भी नहीं आएगा। डज के साथ दे आ सकता है, नहीं आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हमारा डू दे होगा। ठीक है, राहुल्स फ्रेंड्स रेयरली ईट इन द रेस्टोरेंट्स, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डू दे, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है। यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब पहले डू का यूज़ करना है और दे का यूज़ करना है। यहाँ पे डोंट दे बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो रेयरली वर्ड है, रेयरली सेमी निगेटिव वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अपने आप में ये निगेटिव मीनिंग रखता है, इसलिए यहाँ पे डोंट दे बिल्कुल नहीं होगा। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा डू दे। ठीक है ना, क्लियर हुआ? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स डोंट दे लगाएंगे जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा। डू दे 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको देखिए, आउट ऑफ द गिवन 4 सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट सेंटेंस को बता देना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है, बाकी 3 इनकरेक्ट है, सिंगल जो है वो हमारा करेक्ट है। अब देखते हैं इसमें कौन सा करेक्ट है। फर्स्ट वाले को देखिए, इसमें कह रहा है शी हैज़ कलेक्ट। अब यही मिस्टेक को आप पकड़ लीजिए, शी हैज़ कलेक्ट लिखा हुआ है, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट में अगर होता तो कलेक्ट के साथ यहाँ पे आपको कलेक्टेड यूज़ करना होता। यहाँ पे कलेक्ट नहीं होता, ये V3 यूज़ होता, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव के साथ V3 का यूज़ करते हैं। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव के साथ V3 का यूज़ होता है। शी के साथ हैज़ लगी है वो तो ठीक है, लेकिन कलेक्ट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर कलेक्टेड होता तो हमारा आंसर सही हो सकता था। ठीक है ना, क्योंकि आगे हमने अभी रीड नहीं करा है। तो यहाँ पे कलेक्टेड नहीं है, तो ये तो हमारा आंसर फर्स्ट तो नहीं हो सकता। अब सेकंड देखो, शी के साथ हैव है। शी के साथ हैव आता है क्या? बिल्कुल नहीं आता। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं आप सभी जानते हैं, नहीं जानते जान लीजिए। ही, शी, इट, नेम। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज़ होता है। यहाँ पर तो हैव दिया है, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं थर्ड नंबर पे। शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और लास्ट वाला भी देख लीजिए, शी कलेक्ट। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा सी वाला होगा। ठीक है, डी बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि शी कलेक्ट लिखा हुआ है, ये ना तो पास्ट में हो ना प्रेजेंट में। पास्ट में होता तो कलेक्टेड होता और प्रेजेंट में होता तो एस लगता। तो राइट आंसर हमारा होगा शी कलेक्ट्स, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है शी, इसलिए वर्ब में एस का यूज़ किया जा रहा है। शी कलेक्ट्स पोस्ट कार्ड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सी लगा देना है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये हमारा सेंटेंस है, शी कलेक्ट्स। ठीक है, बाकी 3 हमारे रॉन्ग है, सी बिल्कुल सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। देखिए, ये पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। पैसिव वॉइस से 3-4 क्वेश्चन पूछे गए थे आज। शट द डोर, करना क्या है, हमें इसको पैसिव बनाना है। तो ज़रा बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट्स करके आप राइट आंसर बता सकते हैं। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, द डोर शुड हैव बीन शट, द डोर वाज टू बी शट, या द डोर वुड बी शट।
बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होता है। चेक कर लीजिए अपने ग्रामर के लेवल को, क्या लेवल है आपका, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आपकी दिमाग की बत्ती जल जाएगी, इसलिए आप प्रैक्टिस अच्छी करिए। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, मतलब कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कवर करते हैं, इजी क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो आपसे इजीली बन जाएंगे। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो इसका राइट आंसर होगा लेट द डोर बी शट। जी हाँ, लेट द डोर बी शट करेक्ट आंसर है। क्यों है देख लीजिए। शट द डोर ये हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है और इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव बनता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3। ये हमारा स्ट्रक्चर होता है पैसिव वॉइस का। ठीक है, जब हमारा एक्टिव अगर इम्परेटिव सेंटेंस, तो शट द डोर एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आपको लगाना होगा लेट। ठीक है, लेट का आपको पहले यूज़ करना है, इसके बाद यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट क्या था, द डोर, तो लेट द डोर देन बी, और शट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, शट शट शट, तो यहाँ पर आपको शट ही लिखना था। तो पहले हमने लिखा लेट द डोर बी शट। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बाकी सब रॉन्ग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई एम नोन टू मिस्टर कुमार। ठीक है, ये हमारा पैसिव वॉइस है। अब आपको इसका एक्टिव बताना है। ये हमारा ऑलरेडी पैसिव में है। किस में है बच्चों, ये हमारा पैसिव में है। अब आपको इसका एक्टिव बताना है, तो बताएं ज़रा इसका एक्टिव क्या होगा। मिस्टर कुमार न्यू मी, मिस्टर कुमार नोज मी, मिस्टर कुमार इज़ नॉन टू मी, मिस्टर कुमार इज़ नॉन बाय मी। बताइए ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा। याद रखना ये एक्टिव आपको बताना है, क्योंकि ये आपको ऊपर दिया है, ये पैसिव ही है। चलो बताओ ज़रा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए आपका टाइम ओवर होता है, जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर हमारा बी वाला होगा, मिस्टर कुमार नोज मी। जी हाँ, मिस्टर कुमार नोज मी बिल्कुल सही है। क्यों सही है देखिए, अब अगर इसको पैसिव बना के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। कैसे चलेगा, मी को आपने लिखा आई, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद आई के साथ एम लगता है। नो की थर्ड फॉर्म लिखी नॉन, और जब नो आता है तो टू का यूज़ करते हैं, बाय का यूज़ नहीं करते हैं, और आपने मिस्टर कुमार को जैसे का तैसा लिख दिया, तो मिस्टर कुमार नोज मी। ठीक है, यही हमारा बिल्कुल सही है, बाकी के तीनों रॉन्ग है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अनिल इज प्लेइंग क्रिकेट। चलिए बताइए ज़रा इसका क्वेश्चन टैग, अनिल इज प्लेइंग क्रिकेट। इजंट अनिल, इजंट ही, डजंट ही, या डोंट ही। अनिल इज प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन नंबर 5 है, तो स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा बी वाला, इजंट ही आएगा। देखो भाई, जब हम इसको क्वेश्चन टैग फॉर्म में चेंज करते हैं, तो क्वेश्चन टैग में अगर ये हमारा फॉर्मेटिव है तो इसको हम नेगेटिव करते हैं, और नेगेटिव करेंगे तो यहाँ पे इज को स्टार्टिंग में लेके आएंगे, हेल्पिंग का इज, और इसके साथ नॉट लग जाएगा तो ये बन जाएगा इजंट। और अनिल है तो यहाँ पे हम अनिल को अनिल नहीं लिखेंगे, नाउन का हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। यहाँ पे इजंट अनिल बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग बनाने के लिए हमें प्रोनाउन का यूज़ करना होता है, ना कि नाउन का। तो यहाँ पे आपको इजंट ही यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, इजंट ही। ठीक है, इजंट अनिल नहीं आएगा, और डजंट ही और डोंट ही तो वैसे भी नहीं आता, इजंट ही बिल्कुल सही है, इजंट अनिल नहीं होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये नरेशन से लिया गया है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, मिक्स क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन हमारे नरेशन से पूछे गए थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ही सेड 2 and 2 makes 4। ऑप्शन देख लेते हैं। He said that 2 and 2 made 4. He said that 2 and 2 are 4. He said that 2 and 2 makes 4. He told that 2 and 2 were 4. बताएं ज़रा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपने ग्रामर पढ़ा है, नरेशन आपने पढ़े हैं, तो आप चुटकियों में इसका आंसर दे देंगे, देखते साथ आप इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, तो बस जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सी वाला। He said that 2 and 2 makes 4। जी हाँ, He said that 2 and 2 makes 4। क्यों होगा, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ अगर आ जाता है तो यूनिवर्सल ट्रुथ में हम उसको चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ कॉमे को रिप्लेस कर देते हैं दैट से। तो कॉमे को हमने हटाकर दैट का यूज़ किया, बाकी 2 and 2 makes 4 में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। जिस तरह से द टीचर सेड ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो इस तरह के जो भी हमारे डायरेक्ट होते हैं, जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं किया जाता है, क्योंकि हम उसको चेंज कर भी नहीं सकते हैं, तो उसको सेम एज लिखा जाता है। 2 and 2 4 होते ही हैं, अब 2 and 2 5 नहीं होंगे, तो इसको हमें सी को राइट आंसर है। ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, जैसा कहते था एज इट लिखा जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमे को रिप्लेस किया दैट से, बाकी हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, क्योंकि ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ था।
आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल ब्लैंक स्पेस इज द कॉज ऑफ ऑल माइजरीज। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। योर सेल्फ, योर, हिमसेल्फ, देयर्स, हिमसेल्फ, हिज, हर सेल्फ और प्रोनाउन है। आप बताइए। देखो राहुल है, तो अब यहाँ पे राहुल है तो योर सेल्फ नहीं हो सकता भाई, क्योंकि यू का योर होता है, योर सेल्फ होता है, ठीक है। हिमसेल्फ है तो यहाँ पे देयर भी नहीं आएगा। अगर हिमसेल्फ करेक्ट होता है तो देयर्स नहीं आएगा, क्योंकि दे का देयर्स होता है। थर्ड वाला हो सकता है, डी वाला हो सकता है। तो डी वाले को देखें तो भाई राहुल तो एक पर्सन है, मेल है। और अगर हर सेल पे चलो मान लेते हैं कि राहुल कोई लड़की का नाम है, तो फिर और कैसे आ सकता है। तो राइट आंसर हमारा होगा सी। राहुल हिमसेल्फ इज द कॉज ऑफ ऑल हिज माइजरीज। तो यहाँ पे देखो ये जो सी है बिल्कुल सही है, क्योंकि राहुल है तो राहुल का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होगा वो होगा हिमसेल्फ। क्या होगा? हिमसेल्फ। तो राहुल क्या है? नाउन है, और राहुल के लिए यहाँ पे हम हिमसेल्फ का यूज़ करेंगे, और ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हिज का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे आएगा सी वाला, राहुल हिमसेल्फ, यानी कि राहुल खुद स्वयं। कौन भाई? राहुल खुद स्वयं। तो राहुल हिमसेल्फ इज द कॉज ऑफ ऑल हिज। ठीक है, इस तरह से इसका राइट आंसर सी होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। दे विल सर्व लंच नून। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन है। बताइए प्रीपोजिशन। देखो मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, प्रीपोजिशन से भी क्वेश्चन लिया गया है। तो बच्चों देखो इसका जो राइट आंसर होगा नून है, तो नून के पहले क्या आएगा? इन, एट, ऑन, इनटू। गेस करिए और बताइए। नून के पहले इन नहीं आता है, एट आएगा जी। मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग होता है, लेकिन एट नून होता है। नाइट के पहले बताओ जरा क्या होगा। नाइट के पहले मुझे कमेंट्स करके बताना कि नाइट के पहले इन आएगा या एट आएगा। ठीक है, कमेंट्स करके आप जरूर बताइए कि दे विल सर्व लंच। नून के पहले तो एट आ गया, अब नाइट के पहले आप कमेंट्स करके बताइएगा कि इन आएगा कि एट आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वन ऑफ द ब्लैंक स्पेस टू वर्क हार्ड। फर्स्ट है स्टूडेंट नीड, इसके नीचे ऑप्शन दिए स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स नीड, स्टूडेंट्स हैव नीडेड। ठीक है, ये ऑप्शन आपके सामने, ये मैंने सेट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बताएं जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। स्टूडेंट्स का जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का, हमारा करेक्ट आंसर है बी वाला, स्टूडेंट्स नीड्स। वन ऑफ द के बाद हमारी प्लूरल नाउन आती है। जी हाँ, वन ऑफ द स्टूडेंट्स आएगा, यानी कि एक स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे वन जो सब्जेक्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे नीड्स का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? नीड्स। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स नीड्स टू वर्क हार्ड। एक स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो वन ऑफ द के बाद यहाँ पे प्लूरल नाउन का आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ड्राइवर्स ब्लैंक स्पेस वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। ड्राइवर्स ब्लैंक स्पेस वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग। कैन, ऑट टू, मे, वुड। बताइए जरा इसका राइट आंसर क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडल से क्वेश्चन लिया गया है। मिक्स क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। काफ़ी मैंने मतलब ये 20 क्वेश्चन आपके लिए जो निकाले, इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स को कवर किया है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में। तो स्टूडेंट देखिए इसका जो राइट आंसर होगा 10 नंबर का बी वाला, ऑट टू होगा। ड्राइवर्स ऑट टू वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, क्योंकि ऑट टू का हम यूज़ करते हैं एडवाइस देने के लिए और ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताने के लिए। ये शुड की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है? शुड की तरह यूज़ होता है। शुड तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, कैन तो आ ही नहीं सकता। एबिलिटी, कैपेसिटी के लिए कैन का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ परमिशन के लिए करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ब्लेसिंग्स के लिए, प्रेयर के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज़ होता है। और वुड की कहानी भी आप सभी को पता है। तो राइट आंसर हमारा ऑट टू आएगा। ड्राइवर्स ऑट टू वेयर द सीट बेल्ट वाइल ड्राइविंग, यानी कि ड्राइवर्स को ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट पहनना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑट टू आएगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वी ईट सो दैट वी ब्लैंक स्पेस लिव। शुड, शैल, मे, कुड। ये भी मॉडल से क्वेश्चन लिया गया है। 2-2, 3-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कवर करे हैं हर टॉपिक से। देखो पर्पस बताया जा रहा है। वी ईट मतलब हम खाते हैं, सो दैट ताकि या जिससे कि। इस सो दैट का मतलब क्या है बच्चों? ताकि या फिर जिससे कि। क्यों खाते हैं? जिससे कि हम जिंदा रह सके, जीवित रह सके। तो यहाँ पे आपको मे का यूज़ करना है, प्रेजेंट की बात है, मे का यूज़ करना। वी ईट सो दैट वी मे लिव, तो यहाँ पे मे आएगा। ठीक है, वी ईट सो दैट वी मे लिव, सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कट दिस एप्पल ब्लैंक स्पेस दैट नाइफ, बाय, विथ, इन, फ्रॉम। प्रीपोजिशन है। कट दिस एप्पल ब्लैंक स्पेस दैट नाइफ, तो स्टूडेंट इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विथ। कट दिस एप्पल
विथ दैट नाइफ। देखो जब भी कोई काम किसी नॉन लिविंग थिंग से किया जाए, यानी कि किसी चीज़ को आप होल्ड करके, किसी चीज़ को होल्ड करके अगर आप कोई काम करते हैं नॉन लिविंग थिंग से, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, कोई वेपन हो सकता है, कोई टूल्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको विथ का यूज़ करना होता है। जब कोई वर्क खुद से किया जाए, जैसे कि पैसिव वॉइस में आप यूज़ करते हैं तो बाय का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एप्पल को काटने की बात की जा रही है किससे? नाइफ से, इसलिए हम यहाँ पे विथ का यूज़ करेंगे। याद रखिएगा जब किसी चीज़ को होल्ड करके यानी कि पकड़ कर आप कोई काम करें, पेन से आप लेटर लिखें, एक्स से आप किसी ट्री को कट करें, तो ऐसी सिचुएशन में आपको विथ का यूज़ करना होता है, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आई ऑलवेज ब्लैंक स्पेस फॉर अ वॉक एवरी डे। आई ऑलवेज ब्लैंक स्पेस फॉर अ वॉक एवरी डे व्हेन आई एम गोइंग, गोस, गो। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? इसका जो राइट आंसर होगा 13 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हमारा डी वाला है, गो। आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक एवरी डे आएगा, वेंट नहीं आएगा क्योंकि एवरी डे दिया है तो वेंट तो आएगा नहीं, आई एम गोइंग भी नहीं आएगा, गोस तो आ ही नहीं सकता है, गो आएगा डी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड फ्यूरियस। फ्यूरियस का आपको अपोजिट बताना है, तो बताए भाई फ्यूरियस का अपोजिट क्या होगा? स्टूडेंट्स फ्यूरियस का अपोजिट होगा हमारा काम। जी हाँ, फ्यूरियस का अपोजिट क्या होगा? काम, यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होना, और काम मतलब होता है शांत होना। क्या होना? शांत होना। तो बोलते हैं ना काम डाउन, तो यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चिराग हार्डली एवर कुक्स। चिराग हार्डली एवर कुक्स काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इजंट ही डजंट, डजंट ही या डज ही? देखो हार्डली आया है, और अभी मैंने आपको क्या बताया था, रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि हार्डली, स्केर्सली, बेयरली अगर आ जाता है तो ये हमारे सेमी नेगेटिव होते हैं, और हार्डली मतलब कि जो अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। तो जब नेगेटिव मीनिंग रखते हैं तो इजंट ही तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा ही डजंट तो आ ही नहीं सकता, डजंट भी नहीं आएगा, तो फिर आएगा डज ही। चिराग हार्डली एवर कुक्स, तो इसका राइट आंसर होगा डज ही। 15 नंबर का क्या होगा? डज ही। पहले आपको डज लिखना है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके बाद आपको ही लिख देना है प्रोनाउन, ठीक है। चिराग नहीं आएगा, प्रोनाउन आएगा यहाँ पे इसका ही। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। वी और डिनर व्हेन यू कॉल्ड मी, हैड, हैव, वाज हैविंग, वर हैविंग। वी और डिनर व्हेन यू कॉल्ड मी, देखो भाई बात पास्ट में चल रही है। व्हेन यू कॉल्ड मी मतलब कि जब आपने कॉल किया तब हम क्या कर रहे थे? हैड तो नहीं आएगा, हैव भी नहीं आएगा, वास तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वी है, तो वर हैविंग आएगा। वी वर हैविंग और डिनर व्हेन यू कॉल्ड मी, यानी कि जब आपने कॉल किया तब हम डिनर कर रहे थे, ठीक है। वर हैविंग आएगा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस आर्टिकल के भी आज दोनों ही शिफ्ट में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आर्टिकल से भी क्वेश्चंस हमारे आ रहे हैं ना। आर्टिकल से तो वैसे तो आते ही आते हैं। यस्टरडे आई मेड ब्लैंकेट तो यूरोपियन एट द स्टेशन। पता है जरा इसको राइट आंसर क्या होगा? एन द या फिर नो आर्टिकल? बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा जी एन नहीं होगा, एन नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि एन है, एन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ए आएगा, एन तो नहीं आएगा। अगर मन में एन चल रहा था तो बिल्कुल आप एन मत लगाइएगा। यस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन क्यों आएगा? क्योंकि देखो यूरोपियन, यूरोपियन बाकी आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो इस यू को देखो, यू यानी कि वाई आपको या का साउंड देता है और यू आपको कंसोनेंट साउंड है। कंसोनेंट साउंड आता है तो हम ए का यूज़ करते हैं, वाउल साउंड आता है तो एन का यूज़ करते हैं। यूरोपियन में ई साइलेंट है, हमें ई से भी मतलब नहीं है और हमें यू से मतलब नहीं है, हमें तो यू के साउंड या से मतलब है। यूरोपियन आपको या का साउंड मिल रहा है और या साउंड आपको इंग्लिश में वाई देता है और वाई कंसोनेंट होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ए आएगा। सीधी सी बात, ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18। अमेंगो वाज ब्लैंक स्पेस बाय हरी। पैसिव वॉइस है, वाज यूज हो रहा है तो यहाँ पे ईटिंग आएगा। अमेंगो वाज ईटन, सॉरी ईटन है यहाँ पे ना। अमेंगो वाज ईटन बाय हरी, पैसिव वॉइस है और पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। V3 का यूज होता है। अमेंगो वाज ईटन बाय हरी, तो यहाँ पे आपको ईटन लगाना है, ईटन, ठीक है। ईट, एट, ईट्स कुछ भी नहीं आएगा, पैसिव वॉइस है। कैसे पता चला? बाय हरी लिखा हुआ है और अमेंगो के वाज लिखा हुआ है। अब देखते हैं 19, ये भी हमारा आर्टिकल से क्वेश्चन लिया गया है। फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल? जल्दी से राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करिए आप। फ्रेंच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मेनी कंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 19।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, 19 नंबर का। इसका राइट आंसर आएगा आपका डी वाला, नो आर्टिकल। क्यों? क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के बिफोर कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है अगर वो लैंग्वेज उस कंट्री की नेशनलिटी को नहीं बता रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज वाली बात चल रही है, ना कि फ्रेंच के लोगों की बात चल रही है। मतलब फ्रांस के लोगों के बारे में बात नहीं की जा रही है, इनकी नेशनलिटी को नहीं बताया जा रहा, फ्रेंच लैंग्वेज को बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। फ्रेंच इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज, बात लैंग्वेज की चल रही है, इसलिए नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, तो किसी भी लैंग्वेज के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे डी लगा देना है। लास्ट ये रहा 20 नंबर का। ऑल द विनर्स प्राइजेस टुमारो विल बी गिवन, will be giving और will have given। ऑल द विनर्स प्राइजेस टुमारो। तो स्टूडेंट 20 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका राइट आंसर आपका ए वाला ही है, विल बी गिवन, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। ऑल द विनर्स विल बी गिवन प्राइजेस टुमारो, सभी विजेताओं को कल प्राइजेस दिए जाएंगे। ठीक है, तो विल गिवन नहीं आएगा, विल बी गिविंग भी नहीं हो सकता है, विल हैव गिवन भी नहीं होगा, विल बी गिवन आएगा, पैसिव वॉइस है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। मैंने मिक्स क्वेश्चंस आपके लिए कवर करे हैं, ज़्यादातर टॉपिक को मैंने इन 20 क्वेश्चंस में कवर किया है और इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। आज जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इस तरह के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करना है। हम धीरे धीरे अपना लेवल भी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा हेल्प आपको एग्जाम में मिलेगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की सीरीज़ को कंटिन्यू चलाया जाए, अगर आपके एग्जाम में टाइम है 5 दिन 10 दिन 15 दिन, क्योंकि 35 डेज तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। कब तक चलने वाले हैं? 35 डेज तक, यानी कि 17 शिफ्ट में ये पेपर होंगे। तो अगर आपके पेपर को 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन 1 महीना है तो आप प्रैक्टिस करते रहिए और कमेंट्स करके बताइए कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके लिए लाए जाएं, प्रैक्टिस सेट आपके लिए लाए जाएं, ग्रामर को आपकी सॉल्व कराई जाए। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे और आपका स्कोर क्या रहा। अगर आप हमारे साथ में प्रैक्टिस कर रहे थे तो इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर्स करेक्ट दिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।